हेलो एवरीवन। तो आज की यह जो वीडियो है यह बायोलॉजी के क्षेत्र में एक तहलका ही मचा सकती है। आप इसे तहलका ही कह सकते हैं क्योंकि तहलका शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि ये आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर का पूरा जो है मिक्सअप है। ये पूरा चैप्टर जो है इस MCQ टाइप्स में निकल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड देने वाले विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ जो है किसी प्रकार का कंपटीशन। आनुवांशिकता जैव विकास कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है और अच्छा खासा वेटेज रखता है। 12 में 18 नंबर का चैप्टर है और 10वीं में सीधा 14 नंबर का चैप्टर। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और ये बहुत ही अच्छा खासा आपका मार्क्स जो है बढ़ाएगा। तो चलिए इससे आज हम 50+ MCQ करेंगे, 50 से प्लस बहुविकल्पी, और यकीनन इसी चैप्टर से जो इसी वीडियो को देखने के बाद आपको आनुवांशिकता जैव विकास चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसको देखिएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें और सभी मित्रों को बताएं कि स्टडी CBL क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप किसी भी प्रकार की तैयारी और किसी सब्जेक्ट से संबंधित जो है जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। डार्विन ने, ओपैरिन ने, लैमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, वो है डार्विन। कौन है? डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। जातियों की उत्पत्ति, इसे हिंदी में कहेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कहता है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी क्या होते हैं। मेरे साथ आप भी अगर आपको जवाब आए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं और यकीनन कोशिश करता हूं कि सभी के कमेंट्स के जवाब दे पाऊं, लेकिन ज़्यादा कमेंट्स हो जाती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप अपने जवाब लिखते जाइए, मैं आपका जवाब पढ़ लूँगा। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, चाहे वो नर हो या मादा, सब में समान होती है। 46 या 23 जोड़ी। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख से किस तरह के अंग है। कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख जो किस तरह के अंग है। समजात अंग है, अवशेषी अंग है, संवृत अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संवृत अंग है जिनकी बनावट तो अलग है लेकिन कार्य क्या है, लगभग समान है। ऐसे अंगों को संवृत अंग कहते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड की है स्टडी CBL क्लासेस पर। समवृत्त अंग या समरूप अंग तथा समजात अंग के बारे में वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड ऑफ रिलेवेंस से। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया, समजात अंग किसे कहते हैं, समरूप अंग किसे कहते हैं, समवृत्त अंग किसे कहते हैं। 1-2 नंबर का ही ये टॉपिक आता है, लेकिन 99% आता है। तो वीडियो को जाकर देख लीजिए, समजात अंग समरूप नाम से वीडियो है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ। फिर भी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। संरचनाओं को क्या कहते हैं। वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, फिर भी वो शरीर में क्या है, उपस्थित हैं। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं। तो भाई ऐसे अंगों को जो कहते हैं, ऐसे अंगों को हम कहते हैं अवशेषी अंग। कौन सा अंग? अवशेषी अंग, जो शरीर में बेकार ही पड़े हैं, जिनका अब कोई कार्य नहीं है तो किंतु उनकी उपस्थिति है शरीर में, तो ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने करी थी। मतलब सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। वाटसन ने, वेंडेल ने, मेंडल ने? नहीं, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने करी थी? ना वाटसन ने तो गुणसूत्र का शब्द दिया था। वेंडेन कोई वैज्ञानिक वैसे होंगे, मगर वेंडेन आपके सिलेबस में नहीं है।
मेंडल हैं जो आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। जीन शब्द की उत्पत्ति किसने करी थी? तो जीन शब्द की उत्पत्ति जो है की थी जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने? जोहानसन ने। याद कर लीजिएगा, जीन शब्द की उत्पत्ति किसने करी थी? जोहानसन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज की से संबंधित है? ये मेंडल होगा और ये पुनः होगा, तो सा लिखने में स्प्रिंट हो गया है। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज के से संबंधित? जब मेंडल अपने प्रयोग को दे चुके थे उसके बाद दो वैज्ञानिक, एक थे एरिक शेरमैक और एक थे कार्ल कॉरेंस। इन दो वैज्ञानिकों ने पुनः जो है क्या किया था? कॉरेंस मेंडल के नियमों यानी आनुवांशिकता पे खोज करना शुरू किया था। तो देखिएगा, लिनियस नहीं है, डार्विन नहीं है, लेमार्क नहीं है, शेरमैक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कि कौन से वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी ना? तो किया था एरिक शेरमैक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किससे बनते हैं? डीएनए से बनते हैं। डीएनए तथा आरएनए से बनते हैं। डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से बनते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र जो बनते हैं वो डीएनए से, आरएनए से तथा कुछ प्रकार की प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो डीएनए पाया जाता है। कौन पाया जाता है? डीएनए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम जीन के शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी हमने आपको बताया था पीछे, जोहानसन ने किया था, लेमार्क ने नहीं किया था, मेंडल नहीं किया था, ग्रिफिथ ने नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफ्लीज किस तरह के जल से उत्पन्न होता है? जाहिर सी बात है, गंदा जल। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, में से सभी। तो भाई गंदा जल होता है जिससे मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफ्लीज इसी प्रकार के जल में उत्पन्न होता है। अपने आसपास जल जमा ना होने दे, अन्यथा जल धीरे धीरे सड़ेगा तो वहाँ पे मच्छर की उत्पत्ति होगी। ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल से उत्पन्न होते हैं? भी गंदे जल में ही रहते हैं। तो इसको आप बताइए, मलेरिया और डेंगू दोनों के मच्छर जो है गंदे जल से उत्पन्न होते हैं। अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? कर्ण पल्लव की पेशियाँ, मतलब कान के नीचे की जो पेशियाँ हैं, पुच्छ कशेरुकी, मनुष्य में पूंछ की हड्डी, निमेशक पटल, पलकों में निमेशक पटल, इनमें से सभी। तो भाई ये इनमें से सभी जो है, ये सभी आपने जो है अवशेषी अंगों के उदाहरण में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। समजात अंगों के उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात। समजात अंग ऐसे अंग जिनकी बनावट भिन्न लेकिन जिनकी बनावट समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जिनकी बनावट समान किंतु कार्य कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। हमारे दांत और हाथी के दांत तो बिल्कुल कोई समानता नहीं है। आलू एवं घास के परिभूस्थारी बिल्कुल समान, तो उपरोक्त में सभी नहीं। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, जो अगला पैर जो होता है, इसकी हल्का फुल्का बनावट समान, लेकिन दोनों के कार्य क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कुत्ता उसे चलने और दौड़ने का काम करता है और मनुष्य जो है किसी चीज़ को पकड़ने या कार्य करने का काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, मोबाइल चलाने का भी काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु? तो चीन के विद्यार्थी से बिल्कुल नहीं होगा, चिंपैंजी से। ठीक है, चिंपैंजी इसका राइट ऑप्शन है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता? चिंपैंजी बंदर से जो हमारी अधिक समानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन का विद्यार्थी, चीन के वुहान से कोरोना आया था। ठीक है, विद्यार्थी आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम, अधिक, एक समान, इनमें से कोई। तो लैंगिक जनन के उपरांत जो है संतानों में लैंगिक जनन की अपेक्षा होगी, अधिक होती चली जाएगी। ठीक, लैंगिक जनन है तो संतानों की अपेक्षा लैंगिक जनन से ही क्या होगी? अधिक होगी।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके ऊपर उधार रहा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। 16 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आपके ऑप्शन है मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट आप जो है क्वेश्चन नंबर 16 डालकर जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 16 डाल करके जो है उसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 है फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक अम्ल नाम किसे दिया था, किसे दिया था। नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरस अम्ल को, HNO3 को। यहाँ से तो पूरा चला गया केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नाभिक, जो कोशिका का नाभिक जिसको कहते हैं केंद्रक होता है, उसके अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसी को फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक अम्ल का नाम दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का ही भाग है। 1829 ईस्वी में ग्रिफिथ ने कहा था, 1919 ईस्वी में सटन जोहानसन ने कहा था, 1902 ईस्वी में टी बाबेरी एवं WS सटन ने कहा था, 1944 ईस्वी में मैकार्टी ने कहा था। तो जो सी वाला ऑप्शन है 1902 ईस्वी में टी बाबेरी तथा सटन एवं बाबेरी का जो मत होता है, उन्होंने कहा था कि जीन गुणसूत्र का ही क्या होता है, भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना हो, जिसे क्या कहते हैं। अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेस्टिम, गुणसूत्र बिंद, इनमें से कोई। तो अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। आधे आधे गुणसूत्र जो कि क्या होते हैं, कुंडलित धागों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा कहता है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होते हैं किंतु कार्य के अनुसार एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी जिनकी बनावट समान है लेकिन कार्य दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग। क्या कहते हैं, समजात अंग में बनावट समान है लेकिन कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं ना, समजात अंग कहते हैं ऐसे अंग को। 4 ऑप्शन आपके पास है, समजात अंग, अवशेष अंग, संवृत अंग, इनमें से कोई। तो समजात अंग कहा जाता है। क्या कहता है, बनावट समान किंतु कार्य में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। तो ये देखिए उपचयन में जो है, उपचयन की प्रक्रिया है, इसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको रिडक्शन कहते हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के उपरांत ही क्या होता है, शरीर में भोजन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, 22वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का चुनाव किया था। 3, 5, 7, 14। तो भैया देखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 5 जो है विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। इसमें तने की लंबाई थी, बीजों का आकार था, पुष्प का रंग था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक संकर क्रॉस, जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। कौन सा, पृथक्करण का नियम, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसे एक संकर क्रॉस भी बोला जाता है कि फलस्वरूप लंबे नाटे पौधे का अनुपात क्या था। जिन्होंने पृथक्करण के नियम का पढ़ा होगा वो तुरंत आंसर जान गए होंगे। 1:1, 3:1, 1:2:1 या 1:3। देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा हमेशा 3:1 ही सही होता है। 3 संबंध 1, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। एक संकर क्रॉस के लिए फलस्वरूप लंबे व नाटे पौधे का जो अनुपात था वो 3:1 था। उसके बाद 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या था। द्विसंकर जब भी हो तो समझ जाइए कि स्वतंत्र अपव्यूहन की बात करें। किसका, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का बात कर रहा है। और जब भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का बात करेगा तो इसका मतलब समझ जाइए बात कर रहा है ऑप्शन नंबर बी के बारे में। 3:1 नहीं है, 9:3, 3:3, 1:1 या 1:2:1। तो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 25वां क्वेश्चन कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं।
स्त्रियों के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं हम उसे कैसे दर्शाते हैं? XX, XY दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र को XX करके दर्शाया जाता है, XX करके दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया था कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया? क्वेश्चन नंबर 26, 16 के बाद कौन सा क्वेश्चन? 26 भी आपको दे रहे हैं कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट करके बताना है। 26वां क्वेश्चन और 13वां 16वां क्वेश्चन था। पीछे जो आपको क्वेश्चन मुझे याद है, नंबर नहीं याद है, वो क्वेश्चन था कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। और ये क्वेश्चन है कि 26वां क्वेश्चन को ऐसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 26 का इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, ABCD मत लिखिएगा, वही आंसर ही लिख दीजिएगा, ठीक है? XY या XX या फिर इनमें से कोई नहीं, जो भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 27, 16 और 26 आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं। 27वां क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास की परिकल्पना डार्विन ने, मेंडल ने, जेम्स वाट ने, फ्रांसिस ने। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। दोनों तो इस चैप्टर में दूर दूर तक नहीं नजर आते हैं। जेम्स वाटसन, ये तो आप जो है उसमें क्या कहते हैं DNA वाले में, और फ्रांसिस की, दोनों DNA से संबंधित हैं। प्राकृतिक वर्ण जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना जो है जिसने प्रस्तुत की थी उनका नाम था डार्विन। क्या था? डार्विन। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बस तो मेरा मन कर रहा है कि ये भी आपको होमवर्क ही दे दूं, लेकिन आप कहेंगे इतने सारे होमवर्क दे रहे सची, तो बस समझिए कि 2 ही होमवर्क रहेगा, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस या इनमें से कोई नहीं, तो होमो सेपियंस। हाँ, एक बात तो और, अगर आपको जिसका जवाब आ रहा तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, ठीक है? हम पढ़ लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मानव का उद्भव या मानव का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? देश पूछ रहा है, देश। ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ में, पृथ्वी पे, ज़मीन पर, धरती पर, कहाँ पर, पानी में, कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछ रहा है किस देश में हुआ। सबसे पहले मानव का उद्भव जो है अफ्रीका में देखा गया है। कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ, 30 की तरफ। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समरूप, समजात, समृद्ध या जीवाश्म? तो चमगादड़ और पक्षी के पंखों की जो बनावट होती है एक समान होती है, लेकिन कार्य समान होती है, बनावट भिन्न होती है, तो समृद्ध अंग के उदाहरण हो जाएंगे। किसके? समृद्ध अंग के क्या हैं? उदाहरण हैं। तो भाई ये चमगादड़ वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत के लैमार्क थे, चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स मूर थे, अल्फ्रेड मार्क्स थे। ये दोनों ऑप्शन तो हटा दीजिए, यहाँ से 2 ऑप्शन आप जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और लैमार्क, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैमार्क थे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इसके कौन थे समर्थक? जो है लैमार्क थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वंशागत के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बॉश ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन जो किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनके कितने नियम है वंशागति के आधार पर? 3 नियम है ना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। 3 नियम है कि नहीं? तो यहाँ मेंडल आप क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इनमें से कौन सही है? देखिए भाई, इनमें से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एटुनिन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एनीमिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एक्टिविटी। तो ना तो एटुनिन सही है, ना ही एनीमिया सही है, और ना ही एक्टिविटी सही है। DNA का ये फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसका फुल फॉर्म पूछा है? DNA का। आप सभी बच्चे जानते होंगे DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हैं। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाल कहते हैं, कर्णरक्षक कहते हैं, कर्णपोशी कहते हैं, कर्णधार कहते हैं। तो कान के निचले हिस्से को जो हम कहते हैं कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आगे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीवों के विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, अरस्तू ने और बाइसमान ने।
तो जैव विकास को सबसे पहले समझाया था लैमार्क जी ने। लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? जीन बैस्टिब्ड डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। इन्होंने ही जैव विकास को सबसे पहले समझाया था। जैव उत्पत्ति को किसने समझाया था? अरस्तू ने समझाया था। विकास को लैमार्क ने और उत्पत्ति को अरस्तू ने समझाया था। ठीक है। और दूसरी चीज ये है, अरस्तू को ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो विभिन्नताएं 2 प्रकार की। एक प्राकृतिक विभिन्नता होती है, एक कृत्रिम विभिन्नता होती है जो वातावरण के अनुसार मिलती है। तो विभिन्नताएं हमेशा 2 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हम। 37वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि किसी जीव के जीन संरचना उस जीव का कहलाती है। जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ए और बी दोनों, इनमें से जेनेटिक्स। तो देखिए, किसी जीव का जीन संरचना जो है कहलाती है क्या? जीन प्रारूप और जीनोटाइप, ये दोनों कहलाती है भाई, दोनों कहलाती है, ए और बी दोनों, यानी जीन प्रारूप भी कहलाती है और जीनोटाइप भी कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक को जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाता है? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जेनेटिक्स। तो जो दिखाई देता है लक्षण यानी वो प्रभावी होगा, और जो प्रभावी होगा वो होगा हमेशा फिनोटाइप। क्या होता है? फिनोटाइप। इसका जो है सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ना जीन प्रारूप सही होगा, ना जीनोटाइप सही होगा, ना जेनेटिक्स, यानी सही होगा कौन सा? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ चुके हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे या फिर कृषक थे? तो भैया पादरी थे। कौन थे? जैसे मंदिर में पुजारी होता है ना, वैसे ही चर्च में क्या होता है? पादरी होता है। चर्च में गिरजाघर जिसे कहते हैं उसमें पादरी होता है, जिसको आप फादर कहते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, हम 40 पर आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चन बचेंगे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से क्या किया था? संबोधित किया था। तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को कैपिटल पी लेटर से संबोधित किया था। कैपिटल पी लेटर से संबोधित किया था मेंडल ने जनक पीढ़ी को। लास्ट 9 क्वेश्चन। किसी भी प्रजाति के विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन एवं आबादी कहलाती है। जीन विकास, जीन कोष, भ्रूण विकास या भ्रूण कोष। तो जीन विकास या जीन कोष कहते हैं, इसे जीन पूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किसी भी प्रजाति के विशेषक एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन आबादी कहलाता है जीन विकास या जीन पूल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक गिरन होता है, अलैंगिक गिरन होता है, स्वपरागण होता है, इनमें से सभी। तो जाति उद्भवन जो है उन जीवों में होता है जिनमें सभी होता है। लैंगिक गिरन भी होना चाहिए, अलैंगिक होना चाहिए, स्वपरागण भी होना चाहिए पौधों में, तभी जो है जातियों का विकास होगा, जातियाँ बढ़ेंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 लास्ट एंड 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा, यानी डीएनए को आपस में मिला करके किसी जीव के पूर्वजों की जब हम खोज करते उसे क्या कहते हैं? आणविक व्यतिक्रम, आणविक जातिवृत्त, आणविक विलोपन या आणविक संकलन। तो भैया उसे हम कहते हैं आणविक व्युत्क्रम, मतलब उल्टा जाते हैं और पूर्वजों को खोजते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, ये 16 हो गया, 26 हो गया और ये 44 हो गया। ये भी आपके लिए होमवर्क। आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है मेंडल को, डार्विन को, अरस्तू को या हेल्डन को। 16वां क्वेश्चन आपसे हमने पूछा था कि मेंडल ने अपना प्रयोग कौन से पौधे पर किया था। 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लिंग निर्धारण के लिए नर को किस अक्षर से दिखाते हैं,
और 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। इन 4 ऑप्शन में से ही कोई ऑप्शन सही है, आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 पर आ चुके हैं। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती? डार्विन के, मेंडल के, हेल्डन के, अरस्तू के। तो डार्विन के मतानुसार जो है जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब 4 इसको सॉल्व करने के बाद 4 बचेंगे। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं? डीएनए जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। तो 46 क्वेश्चन कहता है डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार पाए जाते हैं? जिन्होंने डीएनए पढ़ा होगा वो जानते होंगे। डीएनए में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 4 प्रकार के। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं। पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं। पक्षी के पंख और तितली के पंख, दोनों के पंखों में समानता होती नहीं होती है, लेकिन कार्य एक ही करते हैं। तो समजात अंग होते हैं। जिन अंगों की बनावट समान हो, नहीं सॉरी असमजात होते हैं। क्या होते हैं? ये रॉन्ग हो गया। जिन अंगों के बनावट समान किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हो तो समजात कहलाते हैं। जिन अंगों की बनावट क्या होती है, भिन्न होती है, कार्य एक करते उसे क्या कहते हैं? असमजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए लास्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। किसी जीव के जीनी संरचना कहलाती है? लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, आनुवांशिक या विभिन्नता। किसी जीव की जीनी संरचना को कहते हैं जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता ये है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या आनुवांशिकी। तो उसे आनुवांशिकी कहते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसमें से भी जितने क्वेश्चन आप पहले आ रहे हैं उनके भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि अफ्रीकी मानव सबसे निकट संबंधी कौन है? अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी या बंदर। तो सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी अफ्रीकी मानव, यहीं से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही आपको बहुत पसंद आई होगी, और आज का पूरा जो वीडियो जिन्होंने देख लिया उन्हें आनुवांशिकता और जैव विकास चैप्टर के बहुविकल्पी को कभी देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने जो भी रिलेवेंट और परीक्षा के संबंधित जितने क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अभी नहीं आप समझेंगे, परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन तो मैं पहले से ही कर चुकी हूँ। तो सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम रिलेवेंट है, और चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के विद्यार्थी याद रख लें कि दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या क्लासेस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है और आप सभी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी अच्छे नंबरों से सफल हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।